बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद आपका बायोलॉजी टीचर। आज का लेक्चर क्या है, किन मौज़ूआत पे मुश्तमिल है, ये हम डिस्कस करेंगे और इसके लिए मूव करेंगे व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आज हम चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर में जहां शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं, वहीं एमसीक्यूज भी दिए गए हैं। निस्बतन ये एक छोटा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17। इस चैप्टर के लेक्चर्स की कंप्लीशन पर आइए आज हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यूज, फिर उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू, correct match for fermentation product and organisms involved. Dear students, recall your memory. Previous lectures में हम डिस्कस कर चुके हैं fermentation को। fermentation कहा जाता है incomplete oxidation reduction of glucose को। ये anaerobic respiration का दूसरा नाम है। ये दो किस्म की होती है, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड fermentation। प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं फर्मेंटेशन की अचीवमेंट्स को, उसकी एप्लीकेशन को, और उसी में से हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को भी डिस्कस किया था। हमें मालूम है कि फर्मेंटेशन की मदद से हम बहुत सी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। हमने मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को, उनको बनाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और उनके इस्तेमालात को डिस्कस किया। आइए चारों ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं और सही जवाब को तलाश करते हैं। ऑप्शन ए, फॉर्मिक एसिड स्केरोमाइसिस। ऑप्शन बी है एथेनॉल स्केरोमाइसिस। ऑप्शन सी एथेनॉल एस्परजिलस और ऑप्शन डी है ग्लिसरॉल एंड एस्परजिलस। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हमने 4 इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को डिस्कस किया और उसमें से 3 यहां पर मेंशन है। फॉर्मिक एसिड है, एथेनॉल है और ग्लिसरॉल है। यहां पर 4 ऑप्शंस दी गई हैं और उनके साथ ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे गए हैं कि इन जानदारों में फर्मेंटेशन होती है, नतीजे के तौर पर यह प्रोडक्ट हमें हासिल होती है। आइए करेक्टली मैच्ड पेयर को देखते हैं। अगर पहले पेयर की बात की जाए, फॉर्मिक एसिड एंड स्केरोमाइसिस, ये इनकरेक्ट है। तीसरे पेयर की बात की जाए, एथेनॉल एस्परजिलस, इनकरेक्ट है। ग्लिसरॉल की बात की जाए, एस्परजिलस की फर्मेंटेशन से नहीं प्रोड्यूस होता। यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। आप टिक करेंगे ऑप्शन बी पे कि एथेनॉल एक ऐसा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है और इसको बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन करता है, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फर्मेंटिंग एबिलिटीज को इस्तेमाल किया जाता है, वो स्केरोमाइसिस है। और स्केरोमाइसिस एक एग्जाम्पल है फंजाई की। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसकी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नोट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपको सवाल की स्टेटमेंट में पूछा गया है, बताइए चारों ऑप्शंस जो के दी गई हैं उनमें से कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है, पर्पस नहीं है, उसके अगराज़ो मकासद में शामिल नहीं है। आइए ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं, एक एक करके एनालाइज करते हैं और सही जवाब का इंतखाब करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए, चीज योगर्ट प्रोडक्शन बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ऑप्शन बी, आइसोलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन और पार्ट ऑफ जीन। ऑप्शन सी, प्रोडक्शन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल। एंड ऑप्शन डी, करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स इन हायर एनिमल्स। पहली ऑप्शन को देखिए, इसका मतलब है पनीर और दही बनाने का अमल जो कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की मदद से होता है। क्या ये ऑब्जेक्टिव है जेनेटिक इंजीनियरिंग का? दूसरी ऑप्शन, आइसोलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन और पार्ट ऑफ जीन, किसी जीन के एक पार्ट को अलग कर देना या जीन को अलग कर देना, क्या ये ऑब्जेक्टिव है? तीसरी ऑप्शन, प्रोडक्शन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल, मतलब आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल का पैदा किया जाना, क्या ये ऑब्जेक्टिव है? और चौथी ऑप्शन है करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स इन हायर एनिमल, मतलब हायर एनिमल्स में जेनेटिक डिफेक्ट्स को, जीन्स की खराबी से पैदा होने वाली बीमारियों को ठीक करना, क्या ये ऑब्जेक्टिव है? डियर स्टूडेंट्स, सवाल की स्टेटमेंट में पूछा गया है, बताइए चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर आप अक्लमंदी के साथ, तवज्जो के साथ स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद एनालाइज करते हैं चारों ऑप्शंस को, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। That is not an objective of genetic engineering
बकिया तीनों ऑब्जेक्टिव्स कंसीडर किए जा सकते हैं, अगराज व मकासद तसव्वुर किए जा सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के। आप लोगों ने टिक करना है ऑप्शन ए पे। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 3, एंटीवायरल प्रोटीन इज। सवाल पूछा गया है, बताइए एंटीवायरल प्रोटीन कौन सी है। 4 ऑप्शंस दी गई हैं, आइए चारों को एक एक करके एनालाइज कर लेते हैं। ऑप्शन ए यूरोकिनेज, ऑप्शन बी थाइमोसिन, ऑप्शन सी इंसुलिन एंड ऑप्शन डी इंटरफेरॉन। डियर स्टूडेंट्स, यूरोकिनेज की बात की जाए, ये ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने में मदद देता है। थाइमोसिन की बात की जाए, ये कैंसर के इलाज में मददगार है। जबकि इंसुलिन की बात की जाए, डायबिटिक पेशेंट के इलाज में मदद देती है। और चौथी ऑप्शन जो कि इंटरफेरॉन है, इसकी बात की जाए, ये एंटीवायरल प्रोटीन है, वायरल डिजीजेस के अगेंस्ट मददगार है। सवाल की स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, चारों ऑप्शंस को एनालाइज करने के बाद हम जिस नतीजे पर पहुंचते हैं वो ये है कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आप लोगों ने टिक करना है डी ऑप्शन को। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। जेनेटिक इंजीनियरिंग का पहला मरहला कौन सा है। आइए चारों ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए ग्रोथ ऑफ जीएमओ, ऑप्शन बी ट्रांसफर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, जबकि ऑप्शन सी है आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑप्शन डी है इंसर्शन ऑफ अ जीन इनटू वेक्टर। पहले ऑप्शन को अगर आप समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ग्रोथ ऑफ जीएमओ है, ये पहला मरहला नहीं है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, ये चौथा मरहला है। ट्रांसफर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, ये तीसरा मरहला है। आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये पहला मरहला है। इंसर्शन ऑफ जीन इनटू वेक्टर, ये दूसरा मरहला है। सवाल की स्टेटमेंट में पूछा गया है पहले मरहले के बारे में बताइए, तो पहला मरहला आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट है। आप लोगों ने टिक करना है ऑप्शन सी को, जो कि सही जवाब है इस सवाल का। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में दिए गए ये तमाम एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपने इन एमसीक्यूज को समझ लिया होगा, लेकिन आपने इनको याद भी करना है। आइए अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। सवाल पूछा गया है बायोटेक्नोलॉजी की टर्म में फर्मेंटेशन का क्या मतलब है। आइए इसके जवाब को डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सवाल का जवाब क्या होगा, जरा सोचिए। आपने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा था और हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रिमिटिव मेथड की बात की जाए, ओल्ड कंसेप्ट की बात की जाए, तो फर्मेंटेशन का मतलब ये लिया जाता था कि एक ऐसा प्रोसीजर है कि जिसकी मदद से हम खुराक या मशरूबात या स्पिरिट तैयार करते हैं। लेकिन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी फर्मेंटेशन का मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मैस कल्चर को ग्रो करवाते हैं और उसकी मदद से अपनी डिजायर प्रोडक्ट हासिल करते हैं। वो फूड भी हो सकती है, वो बेवरेजेस भी हो सकते हैं, वो कोई इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस वाली प्रोडक्ट भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक्रिलिक एसिड है, एथेनॉल है। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस सवाल का जवाब तैयार करने के लिए रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 3। आइए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल दरअसल क्या है, 2 प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन के नाम बताइए। यानी कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन से हासिल होने वाली 2 प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक कंसेप्चुअल सवाल है। सवाल का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। फर्मेंटेशन को कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन भी कहते हैं। उसकी वजह क्या है, दरअसल फर्मेंटेशन में जो पहला मरहला है वो एरोबिक रेस्पिरेशन जैसा है कि जिसके अंदर ग्लूकोज टूटता है पायरोविक एसिड में, और ग्लूकोज एक एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स की। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फर्मेंटेशन कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन के नाम से भी कहलाई जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स,
कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन की बात की जाए, ये दो तरह की होती है और इसकी जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो या तो एथेनॉल होती है या लैक्टिक एसिड होता है, और साथ में अगर एथेनॉल हो तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। आपने जस्ट एनलिस्ट करना है उन प्रोडक्ट्स के नाम को जो कि अल्कोहल हैं, जिसके एग्जाम्पल एथेनॉल है, और इसके साथ लैक्टिक एसिड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। आइए तीसरे सवाल को देखते हैं। सवाल में क्या पूछा गया है और उसका जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड यूजेस। डियर स्टूडेंट्स, सवाल पूछा गया है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के नाम बताइए, उनके इस्तेमालात बताइए कि जिन्हें हम फर्मेंटेशन के जरिए से हासिल करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात की जाए, यहां पर आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे दो प्रोडक्ट्स के नाम मेंशन है। आइए देखते हैं। नंबर 1, एक्रिलिक एसिड। एक्रिलिक एसिड यूज्ड इन प्लास्टिक प्रोडक्शन। एक्रिलिक एसिड एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है और ये फर्मेंटेशन के जरिए से हासिल होती है। इसको हम प्लास्टिक की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, एथेनॉल। डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। इसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ये सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है, सिरके की तैयारी में इस्तेमाल होती है, मशरूबात की तैयारी में, जिन्हें हम बियर और वाइन कहते हैं, उनकी तैयारी में इस्तेमाल होती है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंटल इश्यूज। सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। इस चैप्टर के बिल्कुल आगाज में इब्तदाई लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी के बहुत से फवायद हैं। अद्वयात के मैदान की बात करें, खुराक के मैदान की बात करें या एनवायरमेंटल इश्यूज की बात करें, हर हवाले से बायोटेक्नोलॉजी इंसानों के लिए मददगार है। एनवायरमेंटल इश्यूज के हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं। डिग्रेडेड लैंड की रिक्लेमेशन में, उनकी बहाली में ये मदद देती है। पोल्यूशन कंट्रोल करने में ये मदद देती है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को डेवलप करने में मदद देती है। डियर स्टूडेंट्स, पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पर मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल होते हैं। बायोसेंसर के तौर पर, बायोपेस्टिसाइड के तौर पर, बायो फर्टिलाइजर के तौर पर हम ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं। ये तफसीलात हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। अगर ये सवाल पूछ लिया जाए तो इस सवाल के जवाब को तैयार करने के लिए आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसके आंसर को। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस में से 5वां सवाल, आखिरी सवाल। बताइए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या है, ये कैसे पैदा होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी, प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग को, जिसकी डेफिनेशन ये है एडिशन, डिलीशन, रिपेयर या रिमूवल ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टेप्स को भी हम डिस्कस कर चुके और जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टेप्स में हमने डिस्कस किया था ग्रोथ ऑफ जीएमओ वाले स्टेप को। जीएमओ कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को। ये वो जानदार होता है कि जिसके डीएनए में हमने फॉरेन जीन इंसर्ट किया होता है। वो डीएनए जिसमें बैरूनी जीन दाखिल किया गया हो उसे रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, और वो जानदार जिसमें रिकम्बिनेंट डीएनए मौजूद होता है उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, उसकी बॉडी में रिकम्बिनेंट डीएनए को एंटर कर देते हैं, वो जीएमओ बन जाता है, उसकी नरिशमेंट करते हैं, उसको ग़िज़ाइयत मुहैया करते हैं, उसकी नशोनुमा के लिए बेहतर माहौल फराहम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसकी डेफिनेशन आप यूं लिख सकते हैं, द ऑर्गेनिज्म इन विच डीएनए that is gene from some other organisms has been transferred। वो जानदार जिसमें डीएनए या जीन किसी दूसरे जानदार से लेकर के ट्रांसफर की गई है, that is called genetically modified organism। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 17 है जिसकी एक्सरसाइज में दिए गए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को अभी हम डिस्कस कर रहे थे। इस एक्सरसाइज में जो कि मुख्तसर सी है, हमने 4 एमसीक्यूज को डिस्कस किया, इसी तरह 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। एमसीक्यूज की बात की जाए या शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए, दोनों अपनी जगह पर अहमियत के हामिल हैं। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो सवालात दिए जाते हैं उनमें से मेजर पोर्शन इन सवालात का होता है जो कि एक्सरसाइज में मेंशन है। डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम सवालात को आपने अच्छी तरह से मेमोराइज करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद
लर्न करने के लिए अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है। मुझे उम्मीद है आज के तमाम सवालात को समझने के बाद याद करने के लिए आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए नोटबुक पे नोट डाउन भी करेंगे और इम्तिहानात में अगर ये सवालात पूछे जाते हैं तो मुकम्मल नंबर हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।